हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ब्यूरियल माउंट्स पहुंच गया था। वहां पर उसे रेड ड्रेस में एक विमेन मिली थी। वांग जी ने उससे कहा था कि वो यीलिंग लाओजा से मदद मांगने आया है। थोड़ी देर वो विमेन वांग जी को देखती रही। फिर उसने पीछे मुड़कर वांग जी से कहा, ठीक है, तुम अंदर वेट कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो तुम्हें मिलेगी या नहीं, लेकिन यीलिंग लाओजा को मज़े करना बहुत पसंद है। देखते हैं कि वो तुम्हारी मदद करता है या फिर नहीं। वो विमेन वांग जी को बिल्डिंग्स की तरफ ले गई। वांग जी ने नोट किया और वो ओबीडियंटली उस विमेन को फॉलो करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद वेवुशियन थोड़ी दूरी पर उसका वेट कर रहा होगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस विमेन और वांग जी के अलावा ब्यूरियल माउंट्स पर कोई भी नहीं था। वांग जी ने थोड़ा फ्रॉन किया। वो सोच रहा था कि शायद वेवुशियन वापस येलिंग चला गया होगा। वैसे भी वो येलिंग लाओजा से मिलने तो आया नहीं था। वांग जी को थोड़ा बुरा लगा और उसे रिग्रेट भी फील हो रहा था कि उसने वेवुशियन को बाय भी नहीं कहा। चाहे उनकी पहली मीटिंग जैसी भी रही हो, लेकिन उस अल्फा ने वांग जी की मदद की थी। फिर वांग जी ने सोचा कि उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे अपने टास्क पर ध्यान देना चाहिए। उसकी फैमिली और उसका सेक्ट उसका वेट कर रहा है। वो जिस चीज़ के लिए यहाँ आया है उसे पहले वो करना चाहिए। वांग जी वापस आगे की तरफ मुड़ गया और उस विमेन को फॉलो करने लगा। यीलिंग लाओजा जहाँ रहता था वो लोग वहां आ गए थे। वांग जी को जो बिल्डिंग्स दिख रही थी वो दरअसल वुडन हट्स थी, जो कि खाली था, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर कुछ लोग रहते हैं। मेरा नाम वेंचिंग है, उस विमेन ने वांग जी से कहा। वांग जी ने जब उसका नाम सुना तो उसने अपनी बीचेन को टाइटली पकड़ लिया। वो सोच रहा था, वेन। वो वुमेन वांग जी की तरफ मुड़ी। वो कहती है, हाँ वेन, लेकिन मेरी फैमिली लाइन बिल्कुल अलग है। हम लोग वेन रूहान के रिलेटिव्स नहीं हैं। उस विमेन की डार्क आइज वांग जी को चैलेंज कर रही थी। वांग जी डर गया था। वो सोच रहा था कि वेंस जिन्होंने उसके घर को जला दिया है और एक वेंस ही उसे यहाँ पर रास्ता दिखा रही है, कहीं ये उनका कोई ट्रैप तो नहीं है। वांग जी को देखकर वेंचिंग ने शाई किया। वो कहती है, मेरा परिवार यहाँ पर सालों से रह रहा है। हमारा उन वेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। और वैसे भी तुम तो यहाँ यीलिंग लाओजा से मिलने आए हो ना। उसकी बातें सुनकर वांग जी ने अपनी बीचेन को टाइटली कस लिया। वो सोच रहा था कि अगर ये विमेन यीलिंग लाओजा से किसी भी तरीके से रिलेटेड है तो उसे इसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि यीलिंग लाओजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर वांग जी ने उसके लोगों को हार्म किया तो वो वांग जी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वांग जी ने नोट करके अपनी जिस हाथ में तलवार थी उसे पीछे किया। वो विमेन स्माइल करके कहती है, तुम स्मार्ट लग रहे हो। वैसे भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो लोग यीलिंग लाओजा के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाते हैं। वांग जी ने इस बात पर भी नोट किया। वो विमेन वांग जी को देखकर कहती है, लगता है कि तुम ज़्यादा बातें नहीं करते हो, ये अच्छी बात है। वांग जी ये सुनकर सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो हमेशा ही कम बोलता है और इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन इस विमेन को इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। ये बात वांग जी को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। वो लोग साइलेंटली हट्स के बीच में से जा रहे थे और वो एक स्टोन वॉल के सामने रुके। वांग जी उस स्टोन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीलिंग लाओजा जैसा डीमन इस जगह पर रहेगा। वो पूरा स्ट्रक्चर रफ स्टोन से बना हुआ था और बहुत ही पुराना लग रहा था। वांग जी ने ऐसी बिल्डिंग अपनी ट्रैवलिंग के दौरान कहीं पर भी नहीं देखी थी। वेंचिंग उसे दरवाजे से अंदर एक हॉल में लेके गई। वो कहती है, तुम यहाँ पर वेट करो,
मैं नहीं जानती कि वो आने में कितना टाइम लगाएगा। तब तक तुम यहीं पर कंफर्टेबली रहो। वेंचिंग के जाने के बाद वांग जी ने चारों तरफ देखा। वो हॉलवे पूरी तरीके से खाली था। कदमों के चलने की आवाज़ें वहाँ पर गूंज रही थी। वहाँ पर एक मेटल का थ्रोन था। उस थ्रोन के अलावा वहाँ पर ना ही कोई सीट थी और ना ही कोई टेबल, बिल्कुल खाली। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ पर बैठे। वांग जी उस हॉल को ही देख रहा था जो पूरी तरीके से खाली था। न वहाँ पर डेकोरेशन के लिए कुछ था और ना ही किसी तरीके के कर्टन्स। उस रूम में वांग जी को किसी भी तरीके की वार्मनेस फील नहीं हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई रहता हो। वहाँ पर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। वांग जी का मन उस थ्रोन के पास जाने का हो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। इस तरीके से इस फॉरबिडन चीज को छूना सही बात नहीं है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उस थ्रोन के चारों तरफ किसी की शैडोज हैं। वांग जी को इस जगह पर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। ये प्लेस रहने लायक तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ से जा भी नहीं सकता है क्योंकि उस विमेन ने येलिंग लाउजा का इंतजार करने के लिए उसे यहीं पर कहा है, इसलिए उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। वांग जी साइलेंटली एक ही जगह पर खड़ा था। वो खड़े खड़े मेडिटेशन कर रहा था। पूरे चैम्बर में शांति थी। घंटे बीत गए थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वो परछाइयाँ और भी गहरी हो रही थी। वांग जी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई इसके पैरों को छू रहा हो। वांग जी को लग रहा था कि शायद वो इन अननेचुरल मूवमेंट्स को सिर्फ इमेजिन कर रहा है। वेट, सरप्राइज में वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि बहुत सारी परछाइयाँ थ्रोन के बीच में घूम रही थी। एक गहरे काले रंग का सर्कल वहां पर घूम रहा था। वांग जी ने सोचा जरूर ये येलिंग लाउजा कर रहा होगा क्योंकि उसके अलावा किसी में भी ऐसा करने की अननेचुरल पावर नहीं है। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अंधेरा उसके चारों ओर घूम रहा है। पलके झपकाते ही थ्रोन पर एक पर्सन अपीयर हो गया। उसके चारों तरफ इतना ज्यादा काला धुआं था कि उसके चेहरे को पहचानना नामुमकिन था। ऊपर से उसने एक सिल्वर कलर का मास्क भी पहन रखा था। उसमें से सिर्फ उसकी लाल चमकती हुई आंखें ही दिख रही थी। उस पर्सन ने कहा, मैंने सुना कि तुम येलिंग लाउजा को ढूंढ रहे हो। उसकी बात सुनकर वांग जी ने गल्प किया। उस पर्सन की आवाज वांग जी के कानों में गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गले से हजारों लोगों की टॉर्चर्ड आवाजें आ रही हों। वांग जी को उस डीमन की स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस हो रही थी। उसका वहां पर दम घुट रहा था। वांग जी का सामना कुछ कुछ सुपर नेचुरल क्रीचर से हुआ था, लेकिन वो कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था जितना ये येलिंग लाउजा है। तभी वो पर्सन कहता है, लगता है तुम ज्यादा नहीं बोलते हो, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वांग जी साइलेंस ही रहा तो येलिंग लाउजा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी और उसमें बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा था। वो कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारे डेड लवर को जिंदा कर दूं या तुम्हारे डेड चाइल्ड को? या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे एनिमीज को मार दूं या किसी की फैमिली को खत्म कर दूं? वो क्रीचर अभी भी हंस रहा था। पूरे हॉल में उसकी हंसी की आवाज गूंज रही थी। उसके चारों तरफ वो शैडोज सर्कल में घूम रही थी। वांग जी ने अपने हाथों को टाइटली कस लिया। वो सोचता है कि वो गूसू के लैन क्लैन का बेटा है। उसे अपने क्लैन के लिए ये करना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। इस पर येलिंग लाउजा ने धीरे से विस्पर करके कहा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए लिटिल कल्टीवेटर? वांग जी ने कहा, मुझे मेरे क्लैन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। इस पर येलिंग लाउजा ने अम्यूजमेंट में अपनी आंखें छोटी कर ली। वो कहता है, तुम कल्टीवेटर्स ये जानते हो ना कि मैं किसी भी तरीके के क्लैन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैंने 5 बड़े सेक्ट के साथ ये संधि की है कि मैं किसी भी तरीके के क्लैन बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व नहीं करूँगा।
उसकी बात सुनकर वांग जी ने फ्रोन किया। उसने इस तरीके की कोई भी रूमर्स नहीं सुनी है कि येलिंग लाओजा ने 5 सेक्टों के साथ संधि की है। वांग जी कहता है, प्लीज प्लीज मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे सेक्ट और मेरी फैमिली के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो शेडोज और ज्यादा बढ़ रही है और वहां पर डार्कनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। वो शेडोज धीरे धीरे वांग जी के पास आए और उसके सामने खड़ी हो गई। वो कहता है, कल्टीवेटर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व होना बहुत ही परेशानी का काम है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, तुम्हारे एनिमीज़ को मारूं और तुम्हारी फैमिली को बचाऊं, तो इसके लिए तुम्हें प्राइस भी बड़ा पे करना पड़ेगा। क्या तुम ये कर सकते हो लिटिल कल्टीवेटर? वांग जी उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। वो कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस पर येलिंग लाओजा कहता है, और इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? वांग जी ने खुद को काम करने के लिए एक डीप ब्रेथ ली। वो अपना सिर झुकाकर कहता है, कुछ भी, आप कुछ भी मांग सकते हैं। इस पर येलिंग लाओजा हंसने लगा। वो कहता है, कुछ भी? तो मैं तुमसे वो चीज लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर वांग जी की तो सांसें ही रुक गई थी, लेकिन वो जानता था कि ये मोमेंट भी आएगा। उसने उस डीमन की रेड ग्लोविंग आईज में देखा। वांग जी कहता है, आप मेरी जिंदगी चाहते हैं? इस पर येलिंग लाओजा हंसने लगा। उसकी शेडोज ने वांग जी की बॉडी को पूरी तरीके से घेर लिया था। वो हंसते हुए कहता है, नहीं लिटिल कल्टीवेटर्स, मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो वो चाहिए जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो जो तुमने उन थाउजेंड्स ऑफ रूल्स के अंदर छुपा कर रखा है। उसकी बातें सुनकर वांग जी बहुत डर गया था। पहली बार उसे इस रूम में इतना कोल्ड फील हो रहा था। उसके हाथ पैर जम गए थे। वो सोचने लगा कि क्या येलिंग लाओजा उसे टॉर्चर करने वाला है? क्या वो उसे पेन में देखकर प्लेजर फील करेगा? वो डीमन कहता है, तुम्हारे क्लैन को बचाने के बदले में मुझे तुम्हारा वर्च्यू चाहिए। जब वांग जी ने सुना तो उसकी तो सांसें रुक गई थी। तभी वो डीमन फिर से कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग जी को एक होप मिली, लेकिन तभी वो डीमन कहता है, मुझे तुम्हारा वर्च्यू और तुम्हारी जिंदगी दोनों ही चाहिए। उसकी बात सुनकर वांग जी की होप पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके फ्यूचर प्लान्स, उसके सपने उसे टॉन्ट करने लगे। उसके सपने अपने सेक्ट वापस लौटने के, दुनिया घूमने के और गरीबों और कमज़ोर लोगों की मदद करने के, सभी एक ही झटके में टूट गए। उसका ये सपना कि वो अपने पेरेंट्स की तरह एक ही कमरे में बंद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया देखेगा, अपने लिए अपने पसंद का लवर चुनेगा। उसके सारे सपने यहाँ पर गायब होने लगे थे। उसके चारों तरफ घूमने वाली वो परछाइयाँ भी एक जगह पर स्टिल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी वांग जी के डिसीजन का वेट कर रही हों। और वांग जी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सब कुछ उसके क्लैन की टीचिंग के खिलाफ है। इविल्स के साथ किसी भी तरीके का वो कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो लोग मैरिज जैसे प्योर रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकते हैं। अपना वर्च्यू खोना और गलत रास्ते पर चलना, ये सब कुछ उसके क्लैन की टीचिंग के खिलाफ है। लेकिन उसके पास सिर्फ एक यही चांस है। अगर उसने इसे नहीं लिया तो वेंस की पावर और भी बढ़ जाएगी और उसका क्लैन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके सामने उसके भाई का वो पेन वाला फेस आ रहा था, जिसमें वो अपने सेक्ट के ट्रीजर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंकल का फेस उसके सामने आ रहा था, जिसमें वो डर के मारे उसे वहाँ से भागने के लिए कह रहे थे। वो अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उसे अपने सेक्ट को ही क्यों न डिसओबे करना पड़े। वांग जी ने उससे कहा कि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट करता है। उसके इन वर्ड्स के साथ ही उसका फेट
उस डीमन से जुड़ गया। वांग जी अब उस चैम्बर में अकेले बैठा हुआ था, जैसे ये उसका खुद का चैम्बर हो। जैसे ही उसने येलिंग लाउजा की सारी शर्तें मानी थी, वो शैडो वहाँ से डिसअपियर हो गई थी और वांग जी वहाँ पर अकेले बच गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी बॉडी कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो डिटरमाइन था। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर वेंजिंग आई और वो उसे लेकर उसके चैम्बर में चली गई। उसने वांग जी को वहाँ पर छोड़ा और बिना कुछ कहे हुए वहाँ से चली गई। जिस रूम में वांग जी अभी था वो बहुत ही वेल फर्निश्ड था। वहाँ पर वुडन का एक बेड था और उस पर कॉटन की बेडशीट लगी हुई थी। पास में ही एक टी टेबल भी था और कपड़े रखने के लिए क्लोजेट भी। वांग जी के पास कोई भी नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्यूरियल माउंट्स में कोई भी सर्वेंट नहीं है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास उसका किंचिन पाउच था, उसकी स्वॉर्ड और उसका गुचिन भी था। वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अब वो क्या करे जब उसने अपनी लाइफ ही किसी और को दे दी है। वो सोच रहा था कि क्या येलिंग लाउजा आज रात उसके पास आएगा। वो वांग जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा। क्या वो वांग जी का वर्च्यू अभी ही ले लेगा। ये सब कुछ सोचकर ही वांग जी के हाथ कांप रहे थे। उसे इस मैटर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसके सेक्ट में ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों को सिखाई जाती थी जो लोग मैरिड हों, और ऊपर से वांग जी एक ओमेगा था, इसलिए उसे तो इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रखा गया ताकि वो कुछ गलत चीज़ न सीख ले। वांग जी इन सब के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। उसे नहीं पता कि एक अल्फा के साथ नोटिंग कैसे होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो ये सब कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। क्या उसकी बॉडी ये सब कुछ झेल पाएगी या फिर नहीं। और उसके बाद क्या होगा। उसने तो अपनी लाइफ और अपना वर्च्यू उस डीमन को दे दिया है। क्या वो उस डीमन का सिर्फ एक बेड वार्मर बनकर रह जाएगा। वांग जी ने खुद को एक प्रोटेक्टिव वे में कर्ल कर लिया। वो सोच रहा था कि उसने अपने लिए क्या क्या सोचा था। वो ये सब कुछ करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। उसे एक फाइटर बनना है, एक कल्टीवेटर, ना कि किसी का बेड वार्मर। लेकिन वो क्या करे। उसने तो अपनी जिंदगी येलिंग लाउजा को दे दी है। शायद येलिंग लाउजा उसे हर्ट करना चाहता है। उसने वेंस के टॉर्चर को तो नहीं देखा, लेकिन उसने स्टोरीज सुनी है। और येलिंग लाउजा तो डार्कनेस का क्रीचर है। वो तो ज़रूर वांग जी को पेन देगा। वांग जी सोच रहा था कि वो अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए किसी भी तरीके के पेन और टॉर्चर को सह लेगा। वैसे भी उसने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है। उसने विंटर्स में कोल्ड पॉन्ड की ठंड को भी सहा है। वो खुद को एक पत्थर जैसा बना देगा, जैसा कि लोग उसे समझते हैं। पेन और ह्यूमिलिएशन उसे तोड़ नहीं सकते हैं, वो भी तब जब वो इतने आगे बढ़ गया है। वांग जी ये सारी बातें सोच रहा था। वो चुपचाप अपने चैम्बर्स में बैठा हुआ था और एक ब्लेंड सी टी पी रहा था जो कि उसे दी गई थी। बहुत टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं आया। वांग जी ने तब तक वेट किया जब तक कि उसकी आंखें नींद से बंद नहीं होने लग गई थी। उसका शरीर पूरी तरीके से थक गया था। वो वेट करता रहा जब तक वो कर सकता था, लेकिन लास्ट में उसे इतनी ज़्यादा नींद आ गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो सोच रहा था कि अगर येलिंग लाउजा उसके पास आया तो वो उसे खुद ही जगा देगा। अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है और वो गहरी नींद में सो गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। वीडियोस पर लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।